दोस्तों नमस्कार। एक फाइल सीबीआई की, एक फाइल ईडी की, और इन दोनों फाइलों में बिहार के 22 ऐसे नेताओं के नाम जो राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। यानी इनकी अपनी राजनीतिक हैसियत है, इनका अपना वोट बैंक है, इनकी अपनी राजनीतिक जमीन है। और इन 22 नेताओं से हटकर लगभग 54 ऐसे नाम जो कि राजनीतिक तौर पर सक्रिय हमेशा रहते हैं, चाहे वह पॉलिटिकल फंडिंग का मामला हो या फिर मदद करने के लिहाज से मौजूदा राजनीतिक सत्ता को अलग अलग दृष्टिकोण से मदद पहुंचाते हैं। इन 54 लोगों का नाम भी उसी सीबीआई फाइल में और उसी ईडी फाइल में, यानी तकरीबन 76 ऐसे नाम जो इन दो फाइलों में दर्ज हैं, वो राजनीतिक तौर पर 2024 में सक्रिय ना रहें, क्या इसकी व्यवस्था हो सकती है? और इन दोनों फाइलों में लालू यादव के समूचे परिवार का ही नाम दर्ज है। उसमें खुद लालू यादव का जिक्र हो या फिर राबड़ी देवी का जिक्र हो या तेजस्वी यादव का जिक्र हो या फिर मीसा भारती का जिक्र हो या फिर दूसरी बेटी हेमा यादव का जिक्र हो, सभी के नाम फाइल में हैं। और क्या इतनी सक्रियता इस दौर में आने वाले 10 से 12 महीनों के भीतर ऐसी दिखलाई जा सकती है जिससे बिहार की राजनीति, जो धीरे धीरे देश के भीतर एक ऐसा नैरेटिव बना रही है जिसमें सरकार की सीबीआई और ईडी और आईटी के जरिए जो राजनीतिक दखलंदाजी है वह सिर्फ लाभालाभ की स्थिति में सत्ता को मिलती है या फिर सत्ता दखल देकर सभी को भ्रष्ट और करप्ट बताकर अपने अनुकूल हवा बना लेता है। इस नैरेटिव के समानांतर विपक्ष पहली बार अगर एकजुट यह कहकर हो रहा है कि बीजेपी के किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं, और दूसरी तरफ विपक्ष में खड़े हर नेता पर इन्हीं जांच एजेंसियों की कार्रवाई, तो इसको कैसे बदला जाए? यह समूचे देश की भाषा हो सकती है, लेकिन बिहार गले की हड्डी है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का बीजेपी का साथ छोड़कर निकलना और लालू यादव से हाथ मिला लेना और 2024 के चुनाव को लेकर लगातार मुनादी करते चले जाना कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और अब कांग्रेस को इस पर पहल करनी चाहिए, और कांग्रेस भी धीमे धीमे सही लेकिन विपक्ष की एका को लेकर बेचैन नजर आ रही हो, तो फिर निशाना कहां साधा जाए? इस देश के भीतर में वह राज्य कोई दूसरा नहीं, बिहार ही है। और बिहार की राजनीति जिस जातीय समीकरण के आश्रय चलती है, उसमें एक लिहाज से यह बहुत ही बड़ा खतरा या खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है, क्योंकि जातीय समीकरणों के दायरे में अगर लालू और नीतीश एक साथ खड़े हैं तो फिर बीजेपी के लिए वहां कुछ सीटें भी निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। और जातीय स्थितियों से हटकर कोई दूसरा नैरेटिव इस देश में बने, हिंदू मुस्लिम का बने, सांप्रदायिकता का बने, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति मोदी सत्ता को लेकर बने, यह स्थिति ना 2014 की अब बनने को तैयार है, ना 2019 को लेकर अब बनने को तैयार है। लेकिन बिहार में अगर यह समीकरण तोड़ दिया जाए और एक ऐसी परिस्थिति बना दी जाए जिसमें एक बार फिर नीतीश कुमार फिसल जाए, क्योंकि नीतीश के हाथ खाली हैं आज की तारीख में। वह जिनके साथ सत्ता में हैं उन पर लगातार आरोप दर आरोप केंद्र सरकार लगा रही है और केंद्र की जांच एजेंसियां लगा रही है। नीतीश अलग थलग खड़े हैं। विपक्षों की कतार ने जो पत्र भी प्रधानमंत्री को बेचा, उसमें भी नीतीश का हस्ताक्षर नहीं है। कांग्रेस अपने तौर पर नीतीश को नेता मानने की स्थिति में नहीं है। जो महागठबंधन बिहार में चल रहा है उसकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के ना होने का मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस का रुख प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी की दिशा में जाता है। आरजेडी का रुख मुख्यमंत्री पद को देखता है कि नीतीश कब देश की राजनीति में कूदें और प्रधानमंत्री के दावेदार पर होकर निकले, जिससे वो बिहार की राजनीति से तौबा करें तो आरजेडी का रास्ता साफ हो जाए। वहीं तीसरी तरफ वामपंथी खड़े हैं, जहां पर सीपीआई एमएल की भी एक भूमिका सदस्यों के लिहाज से सही, यानी विधानसभा में उसकी मौजूदगी पिछले बार भी थी, इस बार भी है। वह चाहती है वामपंथी क्यों नहीं,
यानी एक सहमति नहीं है 2024 के चुनाव में इस महागठबंधन के भीतर आने वाले वक्त में किसी एक गठबंधन को बनाकर किसी एक शख्स को खड़ा करने की स्थिति में। तो क्या इस परिस्थिति का लाभ अब बीजेपी उठाना चाहती है? क्योंकि अगर यह गठबंधन बरकरार रहता है तो सवाल सिर्फ 40 सीटों का नहीं है। इस गठबंधन के तर्ज के अनुरूप देश के अलग अलग हिस्सों में जो विपक्ष के नेता हैं उनकी एकजुटता दिखाई देने लगी है, जो एक मुश्किल हालात बीजेपी के लिए पैदा कर रही है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र करती है या फिर जिस लिहाज से खुले तौर पर ओबीसी के भीतर माइनस यादव करके देखती है और दलितों के भीतर माइनस जाटव को देखती है, उस लिहाज से बिहार की राजनीति को वो अगर प्रभावित करने निकलेगी तो फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश के और खास तौर से जो पूर्वांचल का इलाका उत्तर प्रदेश में वहां स्थिति नाजुक हो जाएगी। तो अब एक आखिरी अटेम्प्ट करना चाहिए क्या? सीबीआई और ईडी की रेड और सीबीआई और ईडी की फाइल, हमें लगता है कि इस पर आए उससे पहले 2-3 बातें साफ कर लीजिए। मई के महीने में जिस मुद्दे को लेकर आज राबड़ी देवी से 4 घंटे पूछताछ हुई, उसी मुद्दे को लेकर मई 2022 में 17 जगहों पर छापे मारे गए। अगस्त के महीने में पिछले साल लगभग 42 जगहों पर छापे मारे गए। और ये छापे सिर्फ परिवार भर का मसला नहीं था, इसके इर्द गिर्द वह तमाम लोग आए जो दायरे में हो सकता है लालू यादव के परिजनों के हिस्सेदार के तौर पर हों या जमीन का जो आवंटन और खरीद बिक्री हुई उसमें पैसा देने वालों का नाम हो या फिर इससे हटकर जो पॉलिटिकल तौर पर फंडिंग करते हैं बिहार में, वह भी दायरे में इस दौर में लेकर आए। कहा गया कि 200 से ज्यादा सेल्डेड कागज जो थे वह भी जब्त कर लिए गए और 15 तारीख को दिल्ली में हाजिर भी होना है जब यहां पर सुनवाई होगी उस नौकरी देने के मामले में जो जमीन के बदले नौकरी दी गई। तारीख तय है, छापे पड़ चुके हैं। पूछताछ का मतलब क्या है? पूछताछ का सिलसिला इस बात की दिशा में अब खुले तौर पर जा रहा है कि दरअसल इस परसेप्शन को 2024 के चुनाव में कैसे ले जाया जाए कि करप्शन एक मुद्दा बन जाए। और दूसरी तरफ विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि करप्शन के आसरे कैसे यह मुद्दा बन जाए कि इस देश की जांच एजेंसियों को राजनीतिक तौर पर कार्रवाई करने के लिए ही भेजा जाता है। इन दो परिस्थितियों में बिहार की राजनीति ग्राउंड जीरो बनेगी और बनने को तैयार है, वो फाइल भी तैयार है। लेकिन आइए जरा इस कच्चे चिट्ठे को समझने के लिए कुछ बातों पर गौर कीजिए। जो आरोप लगे हैं वो आरोप 1 लाख स्क्वायर फीट यानी तकरीबन 4 बीघा के लगभग, यानी तकरीबन 80 कट्ठा के लगभग, जिसकी कीमत बताई गई कि 26 जो लगभग लाख रुपए में खरीद फरोख्त हुई है, उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 39 लाख थी। और वो जमीन जो बांटी गई दी गई वह चूंकि लालू यादव के 2004 से 2009 के बीच की परिस्थितियों के आईने में है। इस आईने का मतलब यह है कि दरअसल वह पुराना जरूर है लेकिन उस दौर से हम जांच करते चले आ रहे हैं और उस आईने को हम बार बार देखेंगे क्योंकि वह छवि मिट नहीं सकती है। अगर आप एक क्षण के लिए 2004 और 2009 तो छोड़िए, 2004 से 2014 और 2014 से 2023 के बीच में अगर आप आकर खड़े हो जाते हैं तो आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए कि यह सीबीआई और ईडी का मामला क्या है। हमारी टीम ने इस पूरी चीजों को परखा और बताया और जानकारी दी कि दरअसल पहली बार ऐसा है कि बीते 10 बरस यानी मोदी सत्ता से पहले के 10 बरस और यहां जो 9 बरस होने को आ रहे हैं, वह ईडी ने उस दौर और इस दौर में लगभग 27 से 30 गुना ज्यादा छापे मारे। ईडी ने लगभग 19 गुना ज्यादा छापे मारे और उसकी संख्या जो 1 2 3 संख्या निकल कर आती है, एक तो पार्लियामेंट में दी गई। पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि देखिए 2014 से 2014 के बीच, 2004 से 2014 के बीच में 112 रेड की गई और इस दौर में जो रेड की संख्या थी वह बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते 3000 पार कर गई, 3010 रेड हो गई। उस समय जो केस चल रहे थे उनकी संख्या 8586 थी। इस दौर में जो केस चल रहे हैं उसमें 22322 केस हैं। इतनी बड़ी तादाद में यह परिस्थिति लगातार
इस देश के भीतर में जांच एजेंसियों से डेवलप हो रही है। लेकिन मसला राजनीतिक है। मसला राजनीतिक इसलिए है क्योंकि जो पुरानी फाइलें थी उसमें जिन लोगों का नाम था, उसमें बीजेपी के वो कौन से लोग थे या एनडीए के वो कौन से लोग थे, यह भी एक अपने आप में सवाल है। और वो फाइल मौजूदा वक्त में बंद क्यों हो गई, जो कि और पुरानी फाइल थी, 2004 से पहले की फाइल जो चली आ रही थी वह भी 2024 तक निपटाई नहीं गई, 2014 तक। और 2014 के बाद की परिस्थितियों ने फिर पुरानी फाइलों को खोलना शुरू कर दिया। अब यहां पर 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, इस जोड़ी को तोड़ना मोदी सत्ता की बहुत बड़ी जरूरत है। पहला स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जोड़ी सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर लोकसभा में बड़ा इफेक्ट डालती है, विधानसभा के भीतर बहुत इफेक्ट डालती है। अगर आप इस जोड़ी को एक एस्पेक्ट में समझिए, जब यह जोड़ी मिलकर विधानसभा चुनाव 2016 में लड़ती है तब यह लगभग 151 सीट जीत जाती है। और जब जोड़ी टूट जाती है और जोड़ी अलग अलग चुनाव लड़ती है और जोड़ी एक लिहाज से अलग आकर खड़ी हो जाती है और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक साथ मिलते हैं, तो उस दौर को समझिए तो बीजेपी 74 सीट जीत गई थी पिछली बार और 43 सीट जीती थी जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार ने, लेकिन आरजेडी भी 75 तक पहुंच गई। यानी एक बराबरी सिचुएशन में लाकर सिंगल पार्टी में, और यहीं पर चेक एंड बैलेंस नीतीश करने के लिए जिस पक्ष में जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। लेकिन जो पर्चा तैयार हो रहा है उस पर्चे के 3 मकसद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने से क्या मिला? अब बीजेपी अपने तरीके से, हालांकि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ये पाठ कह के आ चुके हैं बिहार में किशनगंज में भाषण देते वक्त कि अब उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जोड़ी गले की फांस इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक एक सीट अगर मायने रखती है तो ये सभी को पता है कि बीजेपी, नीतीश कुमार यानी जेडीयू और एलजेपी, इन तीनों ने पिछली बार कमाल किया था। लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जेडीयू अपने तौर पर कमजोर हो चुकी है और वो निर्भर है पूरी तरीके से आरजेडी पर। आरजेडी का पलड़ा भारी है, लेकिन आरजेडी अपने बूते कुछ कर नहीं सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस दरवाजा खोल नहीं रही है जेडीयू के लिए या नीतीश कुमार को लेकर। और एक समीकरण ऐसे बनते चले जा रहे हैं जहां नीतीश कुमार की भूमिका बिहार में एक नेता के तौर पर और चेक एंड बैलेंस करने के तौर पर ही सिमट के रह जाए, तो ऐसे में वह फाइल जिसमें तकरीबन 76 बिहार के लोगों के नाम है, जिसमें 22 नेता हैं और 54 बाकी पेशे दूसरे धंधों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका अपना बिजनेस है, जो एक लिहाज से कहीं पर वकील भी हैं, जो कुछ दूसरे राज्यों में बिजनेस करते हैं, उनको दायरे में भी लाने का प्रयास इसलिए होने की जरूरत है क्योंकि करप्शन क्या बिहार में इशू बनकर उन 40 सीटों पर असर डाल सकता है जो लोकसभा चुनाव के दायरे में होंगे, या ये 40 सीटें इस दौर में केंद्र की जांच एजेंसियों के जरिए राजनीतिक तौर पर विपक्ष को खत्म करने की स्थितियों के नैरेटिव के तौर पर डेवलप हो जाएंगे। असल लड़ाई इसी की अब शुरू हो चली है और इसी के दायरे में छापा हो, पूछताछ हो, यह प्रक्रिया आपको बड़े पैमाने पर अब आने वाले दिनों में नजर आएगी। क्योंकि बीजेपी का मानना है या प्रधानमंत्री मोदी जिस लिहाज से चल रहे हैं, अगर वो पार्लियामेंट के भीतर कहते हैं कि छाती ठोक कर कहते हैं कि देखिए ईडी ने आप सभी को करीब ला दिया, तो मैसेज वहीं से निकल जाता है कि ईडी की कार्रवाई रुकेगी नहीं। और ईडी के दायरे में कितने नेताओं के नाम है इसका जिक्र हम कर चुके हैं। तकरीबन 122 सक्रिय नेताओं के नाम है जो विपक्ष के नेताओं में सक्रिय तमाम राज्यों में राजनीति कर रहे हैं और 2024 में एकजुट होना चाहते हैं, जिसमें से 8 लोगों ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को भी कह दिया कि लोकतंत्र तो खत्म, तानाशाही की शुरुआत है, जिसे हम आप देख रहे हैं। तीसरी स्थिति जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जो करप्शन की परिस्थितियां हैं, अब बीजेपी यह चाहती है कि दरअसल उन तमाम मुद्दों को उठाया जाए जिन मुद्दों के आश्रय यह साफ हो कि भारत के भीतर करप्शन हर नेता के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। और तो और
उस फाइल को और लोकसभा इलेक्शन तक आने की परिस्थिति में करप्शन ही मुद्दा बन जाए, इसको लेकर आरएसएस भी चिंतन मनन कर रहा है, क्योंकि हर की नजर में 2014 का चुनाव रेंग रहा है। 2014 के चुनाव को अगर याद कीजिएगा तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला था, और उस वक्त ईमानदारी का पाठ कोई दूसरे शख्स नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पढ़ाते थे। सत्ता में आए तो 6 महीने के भीतर तमाम करप्ट नेताओं को जेल में डाल देंगे, और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, 15 नेताओं की लिस्ट। उस लिस्ट का जिक्र इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपने तौर पर तैयारी कर रही है कि बताया जाए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो करप्शन है, उस करप्शन पर नकेल कसने के लिए ही सीबीआई और ईडी सक्रिय हो रही है। और विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई और ईडी सक्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि वो विपक्ष को ही खत्म कर सके और बीजेपी को इससे बचा ले। जो नाम हमको लगता है जरूरी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अपनी फाइल भी जो तैयार की और ये बताने के लिए तैयार की है कि दरअसल अब हमको करप्शन को इशू बनाना है, और इशू बनाने के लिए सीबीआई और ईडी की सक्रियता को बढ़ाना है। 2014 में 15 लोगों के नाम केजरीवाल ने जारी किए थे, ये कहते हुए कि ये महाकरप्ट है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और संयोग से उन 15 नामों में 2-4 नाम ऐसे भी हैं जिन 2-4 नामों के साथ उन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर जो पत्र प्रधानमंत्री को भेजा, उसमें उनके भी हस्ताक्षर हैं और अरविंद केजरीवाल के भी हस्ताक्षर हैं। एक सिस्टमेटिकली चीजों को अब केंद्र सरकार यूज करना चाहती है, बिहार को ग्राउंड जीरो बनाकर, जहां पर ईडी और सीबीआई सक्रिय होगी, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव करप्शन का इस देश में बनना चाहिए। क्योंकि 2014 में हमको लगता है नाम का जिक्र करना चाहिए आज, उसमें नामों की फहरिस्त में शरद पवार का नाम था, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए, पहला नाम ये आता है। दूसरा नाम उसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण था इस लिस्ट के भीतर में, उसमें कांग्रेस के, उसमें नितिन गडकरी का नाम भी था, उसमें सुशील कुमार शिंदे का नाम था, उसमें पवन बंसल का नाम था, उसमें चिदम्बरम का नाम था, उसमें सुरेश कलमाड़ी का नाम था, उसमें वीरप्पा मोइली का नाम था, उसमें सलमान खुर्शीद का नाम था, उसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम था, फारूक अब्दुल्ला ने भी हस्ताक्षर किए। उसमें मायावती का नाम था, अनुराग ठाकुर का नाम था, कमलनाथ का नाम था, अलगिरी का नाम था, कनिमोई का नाम था, श्री प्रकाश जायसवाल का नाम था। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, उसमें एक अनंत कुमार का नाम था जो बीजेपी के नेता, और दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव जी का था। अब आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उनके बेटे अखिलेश यादव भी उस पत्र में हस्ताक्षर कर रहे हैं, शरद पवार भी हस्ताक्षर कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी हस्ताक्षर कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और 2014 में ये सारे नाम जो हमने अभी को बताए, ये अरविंद केजरीवाल की नजर में करप्ट थे। बीजेपी इस एस्पेक्ट को पकड़ना चाह रही है, या इस तार को अब पकड़ना चाह रही है कि दरअसल अब जो नैरेटिव इलेक्शन के दौर में बनाया जाए वह कम से कम करप्शन के इर्द गिर्द इसलिए घूमे क्योंकि 2014 के वक्त में जो कांग्रेस के साथ स्कैम जुड़े हुए थे, वह स्कैम ही भारत की राजनीति में एक परिवर्तन की दिशा में इसलिए लिया है क्योंकि ईमानदारी को लेकर एक अन्ना का आंदोलन यह देश देख रहा था, जिसका लाभ झटके में बीजेपी को मिल गया। 2014 और 2019 इन 2 इलेक्शन के बाद की परिस्थिति में बीजेपी के पास दरअसल अब बताने को कुछ नहीं है। बताने को कुछ नहीं का मतलब होता है नौकरी आप दे नहीं पाए, महंगाई पर नकेल आप कस नहीं पाए, लोगों की घरेलू हालत प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने तक की स्थिति में आकर टिक गई। इस देश का हेल्थ सेक्टर कैसे चरमराया, इसे सबने देख लिया। इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर जो प्रयोग रिफॉर्म के नाम पर किए गए, वो किसानों के कितने खिलाफ थे, इसे भी देश ने देख लिया। इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में चला गया, यानी सरकार बताए तो क्या बताए, यह एक सवाल था। तो ईडी और सीबीआई और आईटी की सक्रियता में हमको लगता है आईटी के तहत जो बिहार के चंद लोगों के नाम जो नोटिस भेजे गए हैं, वो कितनी बड़ी तादाद में है, उसके नामों का जिक्र भी होना चाहिए। सीबीआई और ईडी हमने आपको बताया 76 नाम, आईटी के दायरे में तकरीबन 200 के लोग नाम हैं जिनको नोटिस है वहां पर, उनसे आईटी कभी भी पूछताछ किसी भी रूप में कर सकती है समूचे बिहार के बीरत में। तो राजनीतिक तौर पर कैसे कमजोर और अपंग एक झटके में बिहार की राजनीति में इस जोड़ी को बनाया जाए और नीतीश कुमार इस
करप्शन के इशू को अगर 2024 के दायरे में खड़े हो तो उनको भी नुकसान हो अगर वह लालू यादव के साथ खड़े हों, इस परसेप्शन को भी डेवलप करना है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मैसेज के साथ खड़ा है कि दरअसल सब कुछ विपक्ष को लेकर और सारा कानून विपक्ष के लिए और बीजेपी के साथ खड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं, तो राजनीतिक तौर पर सत्ता कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करती है यह मैसेज देने के लिए वो लगातार तैयार बैठा है। इसीलिए आखिर के 3-4-5 सवाल शायद भारत की राजनीति में आने वाले वक्त में बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला सवाल, कौन सा नैरेटिव चुनाव में 2024 में बनेगा, करप्शन या ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जिस दायरे में लोग सीबीआई, ईडी और आईटी के दायरे में आ रहे हैं, अगर उन सभी पर कार्रवाई इस देश के भीतर में होने लगे तो आज की तारीख में 2024 तक समूचा विपक्ष जो एक साथ आपको नजर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को भी समेट लीजिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को समेट लीजिए, तो कुल संख्या वो लगभग 9,000 से ज्यादा की है। तो क्या 9,000 लोगों को दायरे में लिया जाएगा 2024 से पहले, अगर समूचे विपक्ष पर निशाना साधना है? और बिहार को लीजिएगा तो तकरीबन 300 लोग इस लिहाज से बन रहे हैं। तीसरा सवाल, जो इस देश की डेमोक्रेसी का सवाल उठ रहा है, उसके काउंटर में जो तानाशाही का सवाल है, वो तानाशाही और एग्रेसिव वे में अब आने वाले वक्त में उभर कर आने वाली है। क्योंकि अगर वो राजनीतिक तौर पर सफल अपने नैरेटिव को बनाने को लेकर नहीं हो पाई, तो इस तानाशाही का असल चेहरा क्या आने वाले वक्त में 1 बरस के भीतर नजर आएगा, जिसका जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा है। चौथा सवाल, जो बात राहुल गांधी बाहर जाके कह रहे हैं और जो अब दबी जुबान में यहां पर कहा जा रहा है, उसमें ना पार्लियामेंट मैटर कर रहा है, ना न्यायपालिका को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। और उन सब के बीच मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस जब चंद्रचूड़ आए हैं, उसके बाद से जो परिस्थिति है, तो क्या एक टकराव न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच नजर आने वाला है? क्योंकि कानून मंत्री खुले तौर पर न्यायपालिका को लेकर अब फिर से सवाल उठाने लगे हैं। और पांचवा सवाल, 2024 का चुनाव इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए क्या भारत के उस लोकतंत्र को लेकर जो सवाल विपक्ष लगातार उठाता है और अब सत्ता भी तंज कसती है, वो शब्द बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा प्रभावी शब्द है, वो है ईवीएम का। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जीतने के बाद किसी ने ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाया, और हर हार के बाद ईवीएम का सवाल विपक्ष उठाने से चूकता नहीं है। तो क्या यह एक नई परिस्थिति में भारत की डेमोक्रेसी टेक्नोलॉजी के आसरे जा रही है, जहां पर लोगों का मन और वोट बिल्कुल अलग सोच रखेगा? इन सभी सवालों के साथ आखिरी और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर सारी कार्रवाई 2024 के चुनाव को लेकर शुरू हो चली है, तो फिर यकीन जानिए अगले 10 महीने भारत के लिए वो सीबीआई की दृष्टि से देखिए या ईडी की दृष्टि से देखिए, या सत्ता की तानाशाही के लिहाज से देखिए, या न्यायपालिका या कहें सुप्रीम कोर्ट और सत्ता की टकराव की वजह से देखिए, या फिर इस देश के भीतर में पार्लियामेंट में कुछ ना हो पाए इस दृष्टि से देखिए, और जांच की प्रक्रिया में जो भी फ्रॉड इस देश के भीतर जो शेयर बाजार से निकला और वो निकलकर समूची दुनिया में छा गया, उस पर भी खामोशी बरती गई, तो एक खामोशी भी आपको सत्ता के जरिए नजर आएगी। लेकिन सभी का ग्राउंड जीरो बिहार होगा, क्योंकि वह नब्ज और वो कड़ी उस राजनीति को लगातार उभार रही है जिसका खौफ और जिसका डर बीजेपी में समाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।